चलो, हाँ बहुत बढ़िया। आते खाने पीने की बातें हो गई, अब पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले ईएलपी में अगर अपना कुछ डिस्कशन का बाकी रहा हो तो वो बात कर ले अपन। देख लेते हैं, आज मैं पूछ लूंगा मिले नहीं मिली, मतलब मिलेगी नहीं मिलेगी, आज देख लूंगा। हाँ, उसके पहले वाली में था शायद, ईएलपी 3 में कुछ बाकी था अपना। ईएलपी 3 को तो एक बार कंप्लीट कर लेते हैं फटाक से। ईएलपी 1 2 3 वाला पार्ट निकाल लो, और उस 1 2 3 वाले पार्ट में आप ईएलपी 3 पर आ जाइएगा। ईएलपी 3 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 हमारा हो चुका था। नेक्स्ट पेज पर यहां पर बात कीजिएगा 6 से 10 में कोई डाउट? हाँ बेटे, क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन बोलो आप। 7, क्वेश्चन 7 में क्या कहा है? एम द्रव्यमान के 4 कणों को भुजा एल लंबाई के वर्ग के कोनों पर रखा जाता है। वर्ग के लंबवत केंद्र से निकलने वाली अक्ष के सापेक्ष निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या है। के अपने को बताना है, आंसर यहां पर होना चाहिए L/√2। और इसमें दिया क्या है? तो यही होगा बेटा, यही होगा, मैं बता देता हूं। कुछ इस प्रकार से यहां पर एक वर्ग के 4 कोनों पर 4 द्रव्यमान रखे हैं। ये चारों द्रव्यमान एम है और इस अक्ष के सापेक्ष बात हो रही है। इस अक्ष से ये पूरी दूरी कितनी है? √2a। तो ये वाली मात्र कितनी हो जाएगी बेटा? तो हम यहां पर आई कैलकुलेटेड लिखते हैं ना, तो आई कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा? 4 गुणा, क्योंकि 4 है, और ma/√2 का होल स्क्वायर बराबर क्या करते हैं? m के स्क्वायर। और जहां ये m किसके बराबर है? 4m के बराबर है कि नहीं है? ऑब्वियसली m निकाय का कुल द्रव्यमान होता है, तो 4m के बराबर। तो इस 4m से ये 4m काट दूंगा और अंडर रूट करूंगा तो k का मान a/√2 ही आ जाएगा। सही दिया है बिल्कुल। 10 तक में कोई भी 8वें का आंसर 1.25 आएगा बेटा। 8वें में इसमें करेक्शन होगा अगर आंसर अलग दिया है तो, बिल्कुल, तो वहां 1.25 आ जाएगा। 8वें का फर्स्ट 1.25। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 हो जाना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ एरर, एरर किसी का आया है? सारे आंसर मैच किए 12 में? बस एक। जापान में नहीं कराते कैसे सवाल? चलो, इसीलिए कहते हैं मेरा भारत महान। चलो, तो यहां पर बात हुई एक 4 पहियों में से प्रत्येक में बाहरी वलय जिसकी त्रिज्या r व द्रव्यमान m है। सुनना, पहले निकायों को गौर से समझ लो। ये रिंग रिंग जो है ना बेटा, ये m द्रव्यमान की है। फिर कहा है बाहरी वलय के अलावा पहियों में कुछ समान छड़े, उन छड़ों का भी, जो भी छड़ यहां पर इस्तेमाल की गई है उस छड़ का भी द्रव्यमान m है, या कुछ परत समान द्रव्यमान की शामिल है, और कुछ परत परत जैसे यहां पर अपने को एक पूरी चकती दे दी या पूरी आधी चकती दे दी, ये सब क्या है? एम द्रव्यमान की। ऐसा कुछ यहां पर लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं। 4 पहियों में से प्रत्येक में बाहरी वलय जिसका त्रिज्या r द्रव्यमान m है, बाहरी वलय के अलावा सभी परतों पहियों में कुछ समान छड़े हैं, वो भी m द्रव्यमान r लंबाई की है, या कुछ परत समान द्रव्यमान m शामिल है। ठीक है, तो कुछ परत मतलब जिसमें पूरी है, पूरी का मास m है, जिसमें आधी आधी का मास m है, ऐसा फिलहाल तक समझ आया अपने को। स्तंभ 2 में वलय में लंबवत वलय के केंद्र से निकलने वाली गुजरने वाली अक्ष के परितः परिभ्रमण त्रिज्या। तो सबसे पहले बेटा अपन इसकी अगर बात करें, जिसमें इस प्रकार से 3 छड़े हैं और एक वलय है, तो कुल आई कैलकुलेटेड कितना हो जाएगा? mr² होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और इस अक्ष के सापेक्ष एक छड़ का कितना होता है बेटा? m, l की जगह r स्क्वायर बटे, और ऐसी कितनी छड़े हैं? 3।
बराबर क्या कर दूंगा, एम के स्क्वायर, और एम के कितना हो जाएगा 4m। एम 4m होगा कि नहीं, वलय और 1 2 3 छड़े मिलाकर 4m। अब इसको जोड़ोगे तो ये 3 से 3 2m है, के बराबर r/√2 आ जाएगा। अब इसके बाद बात बनती है दूसरा वाला, ये आप कर लीजिएगा एक बार, उसमें 3 के बजाय 4 छड़े हैं, वो कर लीजिएगा। मैं सी वाले पर आ जाता हूं। सी वाले में एक तो लिखा भी है साफ साफ, एक तो चक्ति है और एक वलय है, और वलय का जड़त्वा गुण कितना mr, और चक्ति का कितना mr² बाय, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 mr² बराबर 2m, होगा कि नहीं होगा, इंटू के स्क्वायर। यहां से जो कट रहा है काट के अपना के बता दीजिएगा एक बार, काट दूं तो ये आ जाएगा √3/2r, शायद सही बोल रहा हूं, सही है। तो ऐसे तो मैच ही नहीं करेंगे फिर ये। हाँ ठीक है, कर रहा है बिल्कुल। ये ए गलत लिखा हुआ है, आर कर ले रहा हूं वहां पर, बाकी ऐसा कैसे डी हो जाना चाहिए शायद से। बाहरी वलय है, आधी चकती है और एक छड़ है, तो बाहरी वलय का, छड़ का 3, छड़ और आधी चकती mr²/2 है ना, इसका भी नहीं mr²/4, तो तेरा 20 साल का तजुर्बा काम नहीं आया। बराबर एक एक छड़ है ना, तो एक छड़ आधी चकती और 3 3m² है ना, यहां से इसको सॉल्व कर लेना। चलिए क्वेश्चन 13 से 16 में कोई है, हाँ 15, अरे बोलना 15 बताऊं। एक समान समान द्रव्यमान एम की 3 गेंदें ए बी सी एक सीधी रेखा में घर्षण रहित क्षैतिज तल पर रखी गई है जैसा कि दिखाया है। गेंद ए को यू वेग के साथ मध्य गेंद बी की ओर ले जाया जाता है, सभी टक्करें प्रत्यास्थ है, तो क्रमशः सभी गेंदों ए बी सी के अंतिम वेग ज्ञात करें। बेटा ए और बी में जब टक्कर होगी, अगर द्रव्यमान समान है, टक्कर प्रत्यास्थ है, तो ए का वेग किसको मिल जाएगा, बी को, और ए विराम पर आ जाएगा क्योंकि बी फिलहाल विराम पर है ना। अब इसके बाद बी ए वेग से चलकर किससे टकराएगी, तो सी यहां पर यू वेग प्राप्त कर लेगी, तो क्या हो जाएगा वेग 0 0 u। इसमें पूछने का कुछ नहीं, ये बढ़िया सवाल भी है, और मतलब ऐसे ही सवालों के साथ दिमाग की परीक्षा ली जाती है मेन एग्जाम वगैरह में, इस तरीके के बेसिक कॉन्सेप्ट आने भी चाहिए अपने को। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा आखिरी सवाल कौन सा था, अक्ष के सापेक्ष अपन ने बलाघूर्ण की बात कर ली थी, और बलाघूर्ण के साथ अपन ने वो कुछ बेसिक से सवाल थे वो कर लिए थे। यार वो मजा तभी आता जब आप ईएलपी करते हैं, आप उसको, आपको उसमें अच्छे सवाल मिलते हैं यार। आपने पता नहीं, मैंने बोला था, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया। क्या बोला बेटा, मजा नहीं आता कई में, तो टेलीग्राम देखना थोड़ी ना था, क्वेश्चन सॉल्व करने थे ना। ज्यादा ये कर लेता कि मजा आना चाहिए, तो 2 दिन से तेरे पास प्रिंट निकल वाला था 4 5 पेज का। पतन की ओर जा रहा है तू भाई, है ना, गर्त में जा रहा है तू, गर्त में गड्ढा बन जाएगा तू कुछ दिन में। चलिए तो बात आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं कुछ बातें यहां पर समझा देता हूं बेटा। हमने एक टेबल लिखी थी, टेबल बनाई थी, जिसमें हमने कहा था कि कुछ तुलनात्मक दृष्टिकोण रखते हुए हम उस रेखीय गति और उस घूर्णन गति में कुछ जो नई चीजें हमने, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, संवेग परिवर्तन, इस तरीके की जो बातें की थी उनको हमने लिखा भी था। तो मैं एक बार वापस से उन सब चीजों को फिर से बताता हूं। मैंने कहा कि अगर F बराबर ma न्यूटन का द्वितीय नियम अगर यहां से लिखा जाता है, तो हम यही घूर्णन में क्या लिख देते हैं बेटा, टॉर्क बराबर
आई अल्फा। कार्य के लिए अपने को पता है, लिखा था शक्ति के लिए अपने को पता है, अपन ने कार्य शक्ति के क्वेश्चन भी किए थे। इनफैक्ट मॉड्यूल में तो थे ही सही ना वो ऐसे सवाल किए थे मॉड्यूल में, लगभग 47 48 49 इस तरीके से लगातार 3 4 उसी स्कीम पर उसी थीम पर सवाल थे, है ना। तो ठीक है, फिलहाल बहुत सिंपल सवाल होते हैं, उनमें कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती, सिंपल फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो फिलहाल अपन यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बेहतर सवाल के साथ। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल हम क्लास में एक या दो ही कर पाएंगे, पर मैंने एक प्रॉपर ईएलपी सिर्फ इसी तरीके के पूरे सवालों से भर के रखी है, ईएलपी नंबर 5, है ना। तो यहां से, अरे मिल जाएगी दादा। तो यहां से अपन आगे बढ़ते, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, सवाल आपको खुद करने पड़ेंगे घर पर, है ना, बेहतर। तो मैं समझ दूंगा प्रॉपर, आप ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। सवालों में क्या कहा जाएगा कि जैसे यहां एक छड़ है, इस छड़ को यहां से हिंजित किया है ऐसे इस प्रकार से, मतलब इसके सापेक्षीय घूम के बिल्कुल किनारे से है। मतलब ऐसा नहीं होता है सर ये इस दूरी को क्या माना जाएगा, ये नगण्य होती है। एक छड़, उसके कोने पर हिंज बना दी गई है, मोटाई भी नगण्य है। इस छड़ की लंबाई L और द्रव्यमान M माना जाता है। इस छड़ के साथ कुछ बिंदु में यहाँ पर आपको बना देता हूँ, इसको तो आप अक्ष को तो ऐसे बना दें इस तरीके से, और इसको तो चाहे तो O मान लिया जाए। यहाँ पर ये मध्य बिंदु A हो गया, ये वाला बिंदु B हो गया, ये बिल्कुल किनारा C हो गया, और ये वाला बिंदु यहाँ D हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये इस प्रकार से है, ये छड़ है, ये यहाँ से हिंज यहाँ बिल्कुल इस किनारे पे है, और हम जानते हैं जैसे ही इसे छोड़ा जाएगा, ढीला किया जाएगा, अभी तो मैंने पकड़ रखा है, रोक के रखा है, जैसे इसे ढीला किया जाएगा ये किधर आएगा, नीचे की ओर। तो जब ये यहाँ पर नीचे आना शुरू होगा, तो कोई भी वस्तु चलना कब शुरू करती, किसके कारण, त्वरण के कारण, बल के कारण। त्वरण है या बल है, तो यहाँ पर हम समझते हैं ये इस अक्ष के सापेक्ष वस्तु क्या करना प्रारंभ करे, घूर्णन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चूंकि घूर्णन है, यानी डेफिनेटली कोई ना कोई इस वस्तु के पास कोणीय त्वरण भी होगा। तो जिस परिस्थिति में ये दिखाई दे रही है, अगर मैं पूछूं बेटे कि इस परिस्थिति में इसका कोणीय वेग क्या है प्रारंभिक, तो क्या कह दोगे, प्रारंभिक। एंड वी आर रिलीजिंग इट फ्रॉम दिस पोजीशन राइट नाउ। तो यहां पर छोड़ने पर आपका पहला सवाल होगा, छोड़ने के तुरंत पश्चात छड़ का अल्फा ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है, इसे शुरू करो यहां से। अल्फा ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, नहीं, टॉर्क बराबर आई अल्फा, आप यूज करेंगे यहां पर टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो पहले छड़ पर टॉर्क बल आघूर्ण निकालो, दी गई अक्ष के सापेक्ष छड़ का आई निकालो, अल्फा स्वतः आ जाएगा। ये संडे वाला ऐप पे अपलोड हुआ था, टेस्ट वगैरह देखा आपने, ये वाला। मेरे को भी नहीं पता क्या, अरे हो जाएगा भाई, अभी आज कितनी तारीख है, क्या 18 20 तारीख के आसपास दोबारा से मीटिंग होगी, तो नया डिसीजन आ ही जाएगा। मतलब ये हफ्ता अपना पूरा इस वीक के एंड तक हो जानी चाहिए, और इस वीक के एंड में नहीं होती है तो अगले वीक के स्टार्टिंग में मीटिंग डेफिनेटली हो ही जानी चाहिए, उसमें नई गाइडलाइन आई जाएगी। हाँ बेटा, नहीं समझ आया, अच्छा। बोलो क्या आंसर आ रहा है उनका और बाकियों का।
अरे बता भाई, बैठा क्या है तू? सेम ही आ रहा है। देखिए इसकी कॉपी में कुछ किया भी है क्या? हाँ जी बेटा। टॉर्क बराबर आई अल्फा, अगर अपन यहां से शुरू करते हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन एक एक करके छोटे छोटे से मुद्दों को देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले टॉर्क। और टॉर्क के लिए हमने क्या सीखा है कि जब यहाँ पर इस छड़ पर बात हो रही है, इस छड़ पर बल कौन कौन से हैं? ईमानदारी से बताना, इस छड़ पर बल कौन कौन से लग रहे हैं? एमजी और नॉर्मल। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि यहाँ पर अपने को इस छड़ को अगर मैं फिर से बना दूं यहाँ पर और सिर्फ इसके बलों को व्यक्त करना चाहूं, तो छड़ पर छोड़ देने के बाद एक तो कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वीय बल। कहां लगता है गुरुत्वीय बल? और सेंटर वाले बिंदु को हमने किससे दिखाया है? तो यहां पर इस बिंदु पर नीचे लग रहा होगा mg। और यहां पर क्या है? एक छड़, ये अक्ष भी यहां पर है। अब अक्ष अगर है तो इस छड़ का अक्ष के साथ संपर्क है, और अगर संपर्क है तो संपर्क बल भी होगा। हाँ कि ना? तो उसी संपर्क बल को हम यहां पर लगाना चाहेंगे। किधर होगा? उस वाली अक्ष के कारण या उस वाले सपोर्ट के कारण इस छड़ पर संपर्क बल किधर होगा? नहीं पता, हमें नहीं पता। हो सकता है उस अक्ष के कारण इस जो छड़ है इस पर संपर्क बल इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, नहीं पता। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया जरूर लग रहा है कि होगा तो ऊपर ही कहीं ना कहीं, है ना? नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि छड़ किधर आने की कोशिश करेगी? तो ये अक्ष, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट इसको किधर बल लगाएगा? अब ऊपर किधर लगाएगा हमें नहीं पता, तो रैंडम हमने इधर मान लिया कहीं पे भी, ताकि अपना वाद विवाद खत्म हो जाए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट की बात नहीं है। आपका काम यहां से क्या निकालना है बेटा? नेट टॉर्क। नेट टॉर्क जो यहां से निकालना है, कुल बलाघूर्ण जो निकालना है, किसके सापेक्ष निकालेंगे? अक्ष के सापेक्ष। तो इस संपर्क बल का बलाघूर्ण, इसीलिए समझे कि ये किसी भी दिशा में लगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? कौन बचा? यहां से यहां को मिलाने वाली इस दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर। क्या कहते हैं? क्या ये आर इसके लंबवत है? तो हम सीधा सीधा यहां पे क्या लिख दें? L/2 तो हमारी हो गई ये वाली दूरी, और ये हो गया बल। हाँ या ना? क्या यही कुल बलागुण है जिसको सिंपल क्या लिखा जाएगा? जिस अक्ष के सापेक्ष ये छड़ घूर्णन करती नजर आ रही है, उस अक्ष के सापेक्ष आई कितना? ml² तो ये मुद्दा। तो यहां से हम लिख डालेंगे कि अल्फा बराबर टाउ अपॉन आई। टाउ हो जाएगा mgl/2 और आई हो जाएगा ml²/2। तो ये हो जाएगा 3g/2। हाँ क्या? टॉर्क, टॉर्क बराबर यहां पर दो बल लग रहे हैं, एक बल का टॉर्क 0 है। क्यों? वो अक्ष से पारित बल है। अक्ष से पारित बल के लिए बलागुण शुरू में सबसे पहले शुरुआत यहीं से की थी। इस वाले बल के कारण, चूंकि यहाँ पर छड़ क्षैतिज है, छड़ क्षैतिज है तो द्रव्यमान केंद्र पर गुरुत्वीय बल नीचे लगेगा। तो जिस पर बल लगता है इसे कहते हैं बल का क्रिया बिंदु, बल का कार्यकारी बिंदु। जो अक्ष है, अक्ष से बल के कार्यकारी बिंदु को मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं? आर सदिश। आर सदिश और बल सदिश दोनों कैसे नजर आ रहे हैं? लंबवत। इसीलिए मुझे कोई घटक लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको इससे गुणा कर दूंगा, और यहां से यहां की दूरी आर बराबर क्या होती है? पढ़ भी लिया कर, ढीठ।
तो दूसरा सवाल यहां पर हम लिखते हैं बेटे, इन सबकी दूरियां आपको मैं पहले ही बता दूं बेटा, सब L/4 है ना, चार बराबर, इसको मैं अपन ने बांटा। ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन दोनों के बारे में सोचो। इस छड़ पर मौजूद जो चार बिंदु है ABCD, उनके सबके कोणीय त्वरण अल्फा अपने को बताने हैं। तो क्या होगा, प्रत्येक घूर्णन करते बिंदु का किसी भी दृढ़ पिंड रिजिड ऑब्जेक्ट के अंदर अल्फा प्रत्येक बिंदु का क्या आएगा, समान। बात को सुनिएगा, इस दूसरे वाले सवाल में हमसे क्या पूछा कि हमने यहां पर इस वस्तु, इस पूरी छड़ का अल्फा तो निकाल लिया, ये अल्फा आया कुछ ऐसा। फिर पूछा गया कि अलग अलग बिंदुओं का अल्फा क्या होगा। तो बेटा सोचो ना कि मान लो ये पंखा ही है और पंखे की इस अक्ष के सापेक्ष अपन ने पंखे का क्या निकाल लिया, अल्फा। और हम जानते हैं पंखे के अल्फा में प्रत्येक पंखुड़ी, जो तीनों पंखुड़ियां हैं, तीनों पंखुड़ियों का प्रत्येक बिंदु है, घूम तो एक साथ ही रहे ना बेटा। हर एक बिंदु यहां पर एक साथ ही तो अपना घूर्णन पूरा कर रहा है। तो प्रत्येक बिंदु का ओमेगा भी क्या होगा, सेम। कोण तय किया गया कोण भी क्या होगा, सेम। और उसके साथ उनका कोणीय त्वरण अल्फा भी क्या होगा, सेम। क्योंकि घूमना उनको साथ में ही है। जब भी हम दृढ़ पिंड की बात करते हैं तो दृढ़ पिंड मतलब जो अपने आकार में, अपने उसमें परिवर्तन नहीं करता, एक साथ एक अक्ष के सापेक्ष जब घूमे जा रहा है, तो अल्फा प्रत्येक बिंदु का समान ही पाया जाता है। तो अगर मुझसे यहां कहा जाए कि अल्फा के बारे में क्या विचार है, तो मैं कहूंगा चाहे ए बिंदु हो जाए, चाहे बी बिंदु हो जाए, चाहे सी बिंदु हो जाए, या चाहे डी बिंदु हो जाए, सभी का अल्फा सेम रहेगा, जिसका मान कितना आ चुका है, 3g/2l। हाँ, यहां पर जब रेखीय त्वरण की बात पूछी जाती है, तो रेखीय त्वरण कैसे निकलेगा, गौर से देखिएगा बेटा। कि आप यहां पर देखेंगे कि जैसे बिंदु ए है, बिंदु ए का यहां पर ये त्वरण, रेखीय त्वरण अपने को निकालना है ए। क्या मतलब है इसका, जैसे त्वरण, त्वरण में तो दो घटक होते हैं ना बेटा, कौन कौन सा, स्पर्श रेखीय और अभिकेंद्रीय। बेटा ध्यान से सुनना, पहले तो मुझे ये क्लियर कर दे कि सवाल नंबर 2 तक समझ में आया। विदेशी, बाद में पूछना, ये समझा दो, बात क्लियर करके पहले और दूसरे पॉइंट तक किसी को भी 1% भी डाउट है तो बात कर लें कि सर अल्फा कैसे निकाला और सब बिंदुओं का अल्फा क्यों सेम है। इन दोनों सवालों के जवाब अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े यहां से, पक्का। तीसरे सवाल पर आता हूं, जिसमें मैंने कहा रेखीय त्वरण किसका, ए का, बिंदु ए का। और बिंदु ए का रेखीय त्वरण जब मैं पूछूंगा तो मुझे पता है कि किसी भी घूर्णन करते कण के पास दो त्वरण के घटक होते हैं, अभिकेंद्रीय और, चूंकि ओमेगा नॉट क्या है, यानी प्रारंभ में इसका कोणीय वेग क्या है। तो अगर मैं पूछूं ACP कितना होगा,
अरे होगा एसीपी बराबर वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर। तो जिस गति से इसने शुरुआत में चलना शुरू किया है उसके कारण इसके पास अभी केंद्रीय त्वरण की आवश्यकता सिर्फ क्या चाहिए, स्पर्श रेखीय, और स्पर्श रेखीय त्वरण एटी बराबर अल्फा आर। तो जो त्वरण यहां पर है वास्तव में ये एटी ही है, हाँ के ना। अल्फा क्या हमारे पास प्रत्येक बिंदु का है कि नहीं, तो हम यहां से आर हर बिंदु का जानते कि नहीं जानते। तो जब मैं यहां से एल बिंदु ए के त्वरण की बात करूंगा तो बिंदु ए का त्वरण क्या हो जाएगा, अल्फा आर। तो बिंदु ए के लिए अल्फा कितना है, सेम 3g/2l। और इसका आर कितना है, बिंदु ए का आर मतलब यहां से दूरी l/। पहले मुझे ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एटी बराबर अल्फा आर मैं यहां पर लिख सकता हूं, जानता हूं एटी बराबर अल्फा आर होता है। मुझे यहां पहले से पता है कि यहां पर अभी केंद्रीय त्वरण 0 है। तो जो कुल त्वरण वो जो मैं जानना चाहता हूं वो सिर्फ किसके बराबर है, एटी के बराबर। और इसीलिए मैंने उसको एक्सेलरेशन को अल्फा आर लिख दिया है। अल्फा मुझे पहले से पता है, प्रत्येक बिंदु की अक्ष से दूरी आर मुझे पता है, ए के लिए l/2 है। काटा पीटा तो कितना हो जाएगा बेटा, एल से एल काटूंगा, ये आ जाएगा 3g/4। तो आप बी सी और डी का तुरंत निकालें। बोलिए। बी वाले का है 9g/8, सी का 3g/2 और डी का 3g/8। सही है। बात कर लेते हैं यहां से कि अगर मैं यहां पर इस बिंदु बी के लिए बात करता हूं तो बिंदु बी के लिए अल्फा अल्फा का मान यहां पर 3g/2l और बिंदु बी की दूरी 3l/4, एल से एल काट दूंगा 9g/8। बिंदु सी के लिए 3g/2l और सी बिंदु की दूरी एल, एल से एल कट जाएगा 3g/2। और बिंदु डी के लिए त्वरण यहां से हो जाएगा 3g/2l गुणा l/4, ये कट जाएगा 3g/8। सही है मुद्दा। सवाल यहां पर अगला ये है नंबर 4, ये एन कितना होगा, यानी जो हिंज द्वारा लगाया गया बल है कब। तो आप यहां पर लिखें छोड़ने के ठीक पश्चात, इसमें लिखें छोड़ने के ठीक पश्चात, छोड़ने के ठीक पश्चात हिंज द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। छोड़ने के ठीक पश्चात हिंज द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो।
ये मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। यहां पर आप समस्याएं सारी समझ गए, किस किस प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं, सब अपन ने यहां पर देखे। इससे इससे अलग कुछ भी नहीं होता है, हर क्वेश्चन में सेम काम करना पड़ेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन ही ऑलमोस्ट सेम होंगे। फिलहाल ये अंतिम जो प्रश्न बचता है कि इस पर जो हिंज द्वारा लगाया गया बल है एन, वो ज्ञात करना है। आपको और हमको किसी को नहीं पता कि एन की दिशा कौन सी है, हाँ के ना? नहीं पता ना? तो हम यहां से क्या करेंगे, पर एक चीज जरूर पता है कि छोड़ने के ठीक पश्चात यहां पर छड़ के प्रत्येक बिंदु के पास अभिकेंद्रीय त्वरण क्या था? 0। जो भी त्वरण था वो कौन सा था? स्पर्श रेखीय त्वरण था। और स्पर्श रेखीय त्वरण, अगर मैं पूछूं कि द्रव्यमान केंद्र का यहां पर त्वरण कितना है, तो मैं पूछूं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास कौन है बेटे? ए है कि नहीं है? और उस सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना है? सेंटर ऑफ मास का त्वरण कितना है? 3g/4। तो हम यहां से इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, 3g/4। यानी संपूर्ण वस्तु जिसका सारा द्रव्यमान उस केंद्र ए पर कंसिडर किया जा सकता है का त्वरण 3g/4 है। इस पर लग रहे बलों में से, समस्त कुल बलों में से एक तो क्या दिखा दिया? एक क्या दिखा दिया? इसके अलावा कोई बल नहीं है। सही बात है। अब इस नॉर्मल के निश्चित तौर पर दो घटक होंगे बेटा। एक ये वाला घटक जिसको हम क्या नाम दे दें? nx। एक ये जिसको क्या नाम दे दें? ny। अब मैं पूछता हूं x दिशा में, x दिशा में तो एफ नेट x दिशा में बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो बताइए, ये छड़ यहां से आपको द्रव्यमान केंद्र यहां से नीचे जाता नजर आ रहा है या क्षैतिज में जाता नजर आ रहा है? नीचे। यानी इसका इस क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या है? 0। अरे हाँ ना, सीधा किधर की तरफ गिरता नजर आ रहा है? नीचे। तो क्षैतिज दिशा में त्वरण 0, तो कुल बल भी। अब क्षैतिज दिशा में यहां पर इस छड़ में कौन से बल है? mg नहीं है, ny वर्टिकल में है, क्षैतिज में nx। तो यहां से nx का मान क्या हो गया? तो हम बात किस में करेंगे अब? y दिशा में। y दिशा में कुल बल, तो यहां से y दिशा में कुल बल में क्या लिख सकता हूं? mg माइनस ny बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। त्वरण कितना? 3g/4। बात समझ में आई? तो जो मैं यहां से कुल ये निकालना चाहता हूं, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकता था, अंडर रूट का nx² प्लस ny², जिसमें से nx क्या हो चुका है? तो जो भी यहां से इसका संपर्क बल मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? ny के बराबर। अब ny कितना मिलेगा ये यहां से आप देखो। तो बेटा ये 3mg/4 हो गया। तो ny बराबर mg माइनस 3mg/4 बराबर mg/4। यही हमारा आंसर है। किसी को भी दुख हो तो पूछ ले।
इसमें क्या कहा गया है, अगला सवाल जो मैंने लिखा कि छड़ वही थी बेटा, मतलब ऐसे ही था, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल ऐसा का और छोड़ा भी यहीं से गया है, ये बिल्कुल विराम वाली स्थिति दिखाई है। पर मैंने अभी इस क्षण पर आपसे अल्फा नहीं पूछा। मैंने क्या पूछा है, मैंने कहा कि अगर ये यहां से छोड़ दी गई है, जब ये नीचे आकर किसी थीटा कोण पर पहुंच चुकी होगी, उस क्षण पर अल्फा कितना होगा। तो पहली बात तो ये कि बेटा अल्फा नियत नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे यहां से ये छड़ नीचे आएगी, आर और एफ के बीच का कोण 90 डिग्री नहीं होगा। कोण बदलेगा, कोण बदलने के कारण बलागुण बदलेगा, और बलागुण बदलने के कारण अल्फा भी बदलेगा। तो एग्जैक्ट जब यहां पर ये थीटा कोण बन चुका है, उस परिस्थिति में अल्फा क्या निकल कर आएगा। सिंपल बात है, आराम से सोचो। फॉर्मूला वही सेम लगेगा, टाउ बराबर आई अल्फा। आई भी सेम रहेगा, एम एल स्क्वायर बाय 3, क्योंकि अक्ष तो वही है ना, जिस अक्ष के सापेक्ष वो गुणन कर रहा है, अक्ष में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उस वस्तु के आई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तित होने वाली चीज है टॉर्क, बल आघूर्ण। करें बात, आंसर 3 जी बाई 12 2l cos थीटा। आई थिंक 3g cos थीटा बाई 2l, जो आप कहना चाह रहे हैं। उल्टा पुल्टा आप बोलते तो सीक्वेंस में मुझे समझ नहीं आता। तो cos थीटा ऊपर है कुल मिलाकर, यानी आपका कहना है 3g cos थीटा बाई 2l, है ना, सही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात कितनी है कि ये यहाँ पर हमारी छड़ है, छड़ के लिए अक्ष वही है जो जो थी, जो जो जैसी दिखाई गई है, उसके सापेक्ष
एक किनारे से गुजरती अक्ष के परितः ml²/3 होता है, ये भी हम जानते हैं। अल्फा मुझे ज्ञात करना है और उसके लिए मुझे टॉर्क निकालना पड़ेगा। और बल आघूर्ण निकालने के लिए बहुत सिंपल सा काम है कि जो यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है, इस द्रव्यमान केंद्र पर नीचे की ओर क्या लगता है, इस बल की क्रिया रेखा को यहां से बढ़ा दूं बेटा। मैं जानता हूं कि ये पूरी लंबाई कितनी है, L/2, और ये कोण कितना है, थीटा। हाँ के ना? तो मुझे तो ये वाला घटक चाहिए ना बेटा, तो ये घटक क्या हो जाएगा, L/2 cos थीटा। इसी को क्या कह दिया जाएगा, आर लंबवत। इस बल की क्रिया रेखा को इस घूर्णन अक्ष से मिलाने वाली सीधी लंबवत रेखा। तो हमारा यहां से बलाघूर्ण का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। जो यहां पर बल लग रहा है वो वास्तव में गुरुत्वीय बल ही है। जो यहां पर इसकी दूरी तो L/2 है, पर इस बल की क्रिया रेखा से जो लंबवत यहां पर इस कोण थीटा के कारण लंबवत दूरी है वो L/2 cos थीटा है। और मुझे पता है ज्यादातर लोगों को दिक्कत यही आई होगी। बात समझ में आई? पहले यहां पर cos थीटा क्यों नहीं आया था, क्योंकि छड़ बिल्कुल क्षैतिज थी, इसलिए बल के साथ उसका कोण पहले से 90 था। अब जब वो छड़ कुछ कोण चल जाएगी तो ये दूरी L/2 है और बल की क्रिया रेखा के साथ अब इसका कोण 90 नहीं रहा बेटा। ये कोण 90 रहा क्या, नहीं रहा। और इसका बढ़िया उपाय हमने क्या सीखा कि इस बल की क्रिया रेखा को तो समान रखो और वहां जिस बिंदु O के सापेक्ष बात कर रहे हैं वहां से R लंबवत निकाल लो। मैंने कहा था तीनों बातें होती है, R लंबवत इंटू F, या R इंटू F लंबवत, या आर एफ साइन थीटा। जो जहां जैसा आसान लगे वो काम कर ले। और मुझे फिलहाल घटक लेना बहुत आसान लगा, आर लंबवत निकालना आसान लगा। तो ये काम कितना हो गया, mgl cos थीटा बटे 2। वापस रख देंगे, आ जाएगा। तो अल्फा का मान कितना आ रहा है बेटा, 3g cos थीटा बाय। इस क्वेश्चन को लिख लें, ये घर पे कर लेना। सेम कुछ वैसी बात है, समझा देता हूं मैं क्या है इस सवाल में। यहां पर एक तो छड़ है बेटा, छड़ का द्रव्यमान, लंबाई, उसमें फिर एक छोटा डॉट यानी एक बिंदु द्रव्यमान m भी चिपका दिया बिंदु ए पर। कहां, ए पर, जिसकी दूरी यहां अक्ष से कितनी है, और एक और द्रव्यमान चिपका दिया इस किनारे पर जो भी सेम m द्रव्यमान का है। और सारे ऐसा नहीं है कैपिटल में सब m एक जैसे, वो गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पर, सब m एक जैसे है। अगर कैपिटल मानो तो सारे कैपिटल है एक जैसे, कैपिटल M और ये कैपिटल 4m। और छोड़ने के ठीक पश्चात अल्फा अपने को याद करना है, ये आपका हो गया। कोई दुख बेटा इसमें नहीं है ना? कीजिएगा, सवाल बहुत आसानी से यहां पर हो जाएंगे। सिंपल, आपको जहां भी डाउट लगे, जहां भी स्टेप लिखने में आपसे गलती होने लगे, तुरंत कॉपी खोल लें, देख लें क्लास में क्या किया था, हमें क्या करना है। दैट्स इट। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर पुली और टू ब्लॉक सिस्टम्स के साथ कोणीय त्वरण, रस्सियों में तनाव, इन सबकी बातें सीखेंगे। बहुत आसान, कोई लोचा नहीं है, कोई लोड नहीं है। ये लिखा होगा, हमारा काम यहां पर कुछ इस प्रकार से है कि जैसे ये एक पुली का सिस्टम हमने पहले सीखा था, पुली वगैरह है ना इसमें शायद, दिख रहा है मुझे ये क्या अजीब आदमी है। मोहनलाल तुझे आदमी किसने बनाया? किस्मत ही हो सकती है। चलो, तो बात यहां पर नहीं भाई, ये तो यही पानी पिला दूंगा, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बात सुन, यहां पर क्या है, ये टू ब्लॉक और पुली सिस्टम अपन ने पहले सीखे थे, न्यूटन लॉ। बड़ी प्यारी सी बातें रहती थी उसमें, किसी को दिमाग, मतलब इनफैक्ट हम जब 5 6 7 सवाल कर लिए थे ना, उसके बाद तो हम अगर इन ब्लॉकों का त्वरण निकालते थे ना तो साधारण सा काम कर देते थे, पता है।
कि मुझे पता है कि अगर जो भारी है उस पर ज्यादा बल। तो फिलहाल अगर मैं यहां पर उसी बात को रिकॉल करूं तो मैं कह दूंगा ये पुली द्रव्यमानहीन है, ये रस्सी भी द्रव्यमानहीन है, रस्सियां अभी भी द्रव्यमानहीन ही रहेगी। बस यहां पर पुली में द्रव्यमान आ जाएगा। तो पहले तो अपन पुरानी बात कर लेते हैं। जब यहां पर इस पुली में भी कोई द्रव्यमान नहीं होता था, रस्सी द्रव्यमानहीन होती थी, तो त्वरण निकाय का कैसा निकलता था? हम मानते थे M2 अगर भारी है तो M2G माइनस M1G अपॉन, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। फिर से बोल दो। इज्जत से क्या बोलोगे? कुदरत का नियम है, इज्जत भी उसी को मिलती है जो ऊपर होता है। सही। अभी यही हूं। मोहनलाल जी, ये मतलब इसका नाम मोहनलाल है, मतलब नाम बोल दो ना जिसमें अपने आप। इससे बड़ों का नाम इससे मॉडर्न होगा। आशीष बंसल सर, आशीष। बुरा लग गया भाई को। नहीं लगा ना? कहाँ जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है। सुनो 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 सुनो, अरे भाई प्रभु, अब मैं यहां से क्या कहना चाहता हूँ, आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल बात है, बहुत आसान चीजें मैं यहाँ से इंक्लूड करता हूँ कि बेटे अगर यहाँ इस पुली में भी ये पुरानी सिस्टम अपने को क्लियर है ना दिमाग में? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर यहाँ इस पुली को भी अगर हम किसी एम द्रव्यमान के साथ बना दें और अब रस्सी और पुली के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग नहीं होगी, तो जैसे अपन कुएं से पानी निकालने वाली घिरनियों की बात करते हैं ना बेटा, जब रस्सी को खींचा जाता है तो रस्सी अपने साथ उस घिरनी को घुमाती है ना, घिरनी का द्रव्यमान होता है ना। अब हम उस परिस्थिति को लेकर चलते हैं, यानी कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर अब ये घिरनी भी किसी कोणीय त्वरण से घूमेगी। तो पूरी डिटेल भी बताऊंगा, पर उसके पहले मैं आपको जो मजेदार बात है वो बता देता हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा जानकर समझकर। तो मैंने कहा कि अभी ये घिरनी के पास भी द्रव्यमान है। घिरनी कैसी हो सकती है? तो बेटे घिरनी चकती नुमा भी हो सकती है, जिसको आप सिर्फ चकती बोल दें, चकती। घिरनी वलय नुमा भी हो सकती है, यानी अंदर द्रव्यमान ना हो, सिर्फ यहां रिंग बना दो और उसको घिरनी की तरह फिक्स कर दो, साइकिल के जैसे पहिया होता है ना, बिल्कुल बारीक बारीक तार, नगण्य द्रव्यमान और सारा द्रव्यमान उस साइकिल के रिम में कहां होता है? परिधि पर। तो यहां से हम क्या बात करते हैं? तीसरी चीज, ये यहां पर एक बेलन भी हो सकता है, थोड़ी मोटाई, ऐसे खोखला बेलन, ठोस बेलन। तो बेलनाकार होगा या वलयाकार या चक्ति नुमा आकृति का होगा। जड़त्व आघूर्ण उसका आप सब जानते हैं, हाँ के ना? चक्ति हुई तो mr²/2, वलय हुई तो mr², ठोस बेलन हुआ तो mr²/2, खोखला बेलन हुआ तो mr। तो जो भी हो उसका जड़त्व आघूर्ण आप यहां से निकालना जानेंगे। ये रस्सी, ये द्रव्यमान जब नीचे जाएगा तो रस्सी फिसलेगी नहीं, इस घिरनी को भी घुमा रही है, इसीलिए मैंने यहां पर अल्फा लिखा है। और अब मैं जानना चाहता हूं कि ये द्रव्यमान ए से कितने से नीचे आएगा और ये ए से कितने से ऊपर जाएगा। तो यहां पर कुल बल रहेंगे सेम, हाँ के ना? और नीचे यहां पर आ जाएगा M1 प्लस M2 बटे आई अपॉन आर, जो भी आई होगा। वलय है तो वलय का आई, घिरनी है तो चक्ति है तो चक्ति का आई, ठोस बेलन है तो ठोस बेलन का आई, जो भी होगा जैसा भी होगा आई की जगह आ जाएगा आर, इस वलय की, इस घिरनी की जो भी आकृति इसकी त्रिज्या हो जाएगी, से कुछ भी नहीं करना। और जैसे ही आपके पास ये ए आ जाता है, अब एक बात यहां पर अंतर आएगा, एक अंतर यहां पर क्या आएगा बेटा, कि जब ये वलय द्रव्यमानहीन होती थी और ये रस्सियां फिसलती थी, इस जो भी डिस्क है या जो भी इसको क्या कहते हैं, घिरनी है, इस घिरनी के यहां पर उन सवालों में पहले जब ये रस्सियां फिसलती थी, घिरनी का कोई रोल नहीं होता था। घिरनी का काम क्या होता था? रस्सी को मोड़ना यहां पर होता था, यानी यहां पर इस तरफ और इस तरफ हम क्या मानते थे पता है आपको? टेंशन सेम मानते थे, मानते थे कि नहीं मानते थे?
पर चूंकि अभी यहां पर और यहां पर इसके बीच में ये पुली भी घूम रही है, इसलिए इस तरफ और इस तरफ टेंशन सेम नहीं होगी। इधर की टेंशन को मैं T1 मानूंगा, इधर की टेंशन को मैं T2, सेम नहीं होगी। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि ए बताइए, त्वरण बताइए ब्लॉकों का, तो क्या त्वरण इस फॉर्मूले से बता देंगे? बोलो बता देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाए तनाव बताइए, तो तनाव के लिए लोड नहीं है, एम बिलो इंटू जी माइनस ए, एम बिलो इंटू, क्योंकि आप जब यहां मैकेनिक्स लगाएंगे तो यहां रोटेशन का कोई काम, रोटेशन का काम यहां हुआ और इसके कारण ये चीज यहां जुड़कर आई। हाँ के ना? यानी टेंशन निकालने में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, एम बिलो जी प्लस से जी माइनस से वाला कॉन्सेप्ट हमारा जिंदा है, और जो त्वरण निकालना था उस त्वरण में जो परिवर्तन आया वो यहां पर आया। मैं इसकी पूरी मैकेनिक्स आपको बता देता हूं, आप लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमारा काम क्या है, तीन चीजें हैं। इन तीन चीजों में हम सबसे पहले यहां पर ऊपर तनाव कितना मान चुके हैं, T2, यहां पर कितना मान चुके हैं, T1। तो सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इसका, और मैं लिखता हूं इस पर T1 माइनस M1G बराबर M1। इसके लिए क्या लिखता हूं, M2G माइनस T2 बराबर M2A। और अब उसके लिए तो यहां पर जो मैकेनिक्स लगेगी वो कौन सी लगेगी, बलाघूर्ण वाली। कौन सी? अरे ये चल रहा है कि घूम रहा है? और घूमती वस्तु पर कुल बल लगाएंगे या कुल बलागुण? तो इस पर बलागुण कैसे लिखेंगे, तो देखो बेटा, यहां पर कौन, आपने यहां पर क्या लग रहा है, किसको ज्यादा मानना है, या जो भी, कोई दिक्कत नहीं, मैं T2 को ज्यादा मान लेता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं T2 को ज्यादा मान लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां पर इसको नीचे आते दिखाया। ध्यान से देखना बेटा, नीचे आते दिखाया है, तो इस तरफ वाला, इसको क्लॉकवाइज घुमाने वाला बलागुण क्या होना चाहिए, ज्यादा। अब इस पर दो बल लग रहे हैं, एक T1 और एक T2। T2 इस घिरनी को कैसे घुमाना चाहता है, और T1 कैसे घुमाना चाहता है, परिणामी रूप से आपको किधर आती नजर आ रही है, नीचे, इसीलिए क्लॉकवाइज बड़ा यहां पर नजर आ रहा है। नहीं? अरे हाँ ना? तो मैंने T2 को बड़ा मानते हुए इसका क्लॉकवाइज वाला बला गुण क्या लिखा बेटा, T2 गुणा, अरे बल और लंबवत दूरी, अबे यार, उस तरफ वाला बला गुण माइनस T1 गुणा, अब ये मत कहना कि सर T2 को माइनस लिखो, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को माइनस। बेटा फिलहाल जो साइन कन्वेंशन ले रहे हैं हम, इसको नीचे लाना धनात्मक मान रहे हैं ना, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहां पर इस वाले घूर्णन को हमने धनात्मक मान लिया, और इस घूर्णन के हिसाब से T2 का बलागुण धनात्मक और उसका उल्टे वाले का बलागुण, और ये क्या हो गया, कुल बलागुण, कुल बलागुण बराबर आई अल्फा, और उसका आई आई रहने दो, और अल्फा। अब यहां पर हम जानते हैं यहां नो स्लिपिंग वाली कंडीशन है, यानी रस्सी फिसले बिना उस पुली को साथ में घुमाने में काम कर रही है। और अगर ऐसा है तो यहां पर जब ये बिंदु है जिसका यहां पर कोणीय त्वरण अल्फा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर अल्फा। अरे हाँ, स्पर्श रेखीय बिंदु, स्पर्श रेखीय बिंदु, ध्यान से देख लेना बेटा, ये है हमारी ये डिस्क या ये घिरनी, और घिरनी पर ये है रस्सी। रस्सी यहां पर किस त्वरण से नीचे आ रही है, ए त्वरण से। तो जब यहां और यहां स्लिपिंग नहीं है तो ये वाला बिंदु भी किस त्वरण से नीचे आएगा, ए त्वरण से। और स्पर्श रेखीय त्वरण एटी बराबर अल्फा आर, तो एटी यानी ए बराबर अल्फा आर। तो यहां से आई अल्फा, और मैं इसको लिख दिया T2 माइनस T1 गुणा आर बराबर आई अल्फा 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 ए अपॉन आर। सही बात। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, T2 माइनस T1 बराबर आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू। सही है मुद्दा। हमारा काम क्या निकालना है, ए निकालना, त्वरण। अब ए निकालना अगर हमारा काम है तो हम क्या कर दें, हम यहां से समीकरण 1 2 और 3 तीनों को जोड़ दो, मजा आ जाएगा। जोड़ो, अबे जोड़ो लप्पुओं। तो 1 2 और 3 को जोड़ोगे तो यहां T1 प्लस में, यहां T1, यहां T2,
यहां T2 कट गए ना, कौन बचा, M2G माइनस, इधर क्या बचा दूसरी तरफ, M1A प्लस M2A प्लस I/R²। अरे हाँ, और इसके बाद तनाव निकालने के लिए मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ही ए आ जाता है अब आपको घबराना नहीं है, तनाव के लिए वही एम बिलो जी प्लस एम बिलो जी माइनस ए के कॉन्सेप्ट से तनाव आता है ना। लिखो, इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले फॉर्मूला ज्यादा बेहतर अपने को याद रह जाएगा तो हमारे सारे दुखों का निवारण तुरंत हो जाएगा। अब आई ही याद ना रहे कि आई क्या होता है सर, तो फिर तो गलत बात है, और होगा यही, यही होगा। देखना कि आपको आई लिखने में आप गलती करेंगे, आपसे कहा जाएगा आई, सवाल में देगा वो वलय, आप आई लिखेंगे पता नहीं किसका, अरे चक्ति का भी नहीं लिखेंगे, चक्ति का लिख दे जहां तक भी गुनाह माफ है, आप पता नहीं किसका लिख देंगे, खुद का लिखाएंगे। तुरंत लिखो, उसको मत छेड़ बेटा, तेरे पास से पलट देगा वो। जा पानी पी। मजे की बात तो वो है कि वो जिस दिन समोसे बांटने वाला आया था ना, वो भी इसका नाम था, वही तो ना, मतलब बेइज्जती ही सही, समोसे दो मिल गए था। सही है। चलो चलो जल्दी बढ़ो। मतलब जल्दी लिखो यार, इस पे अपने को सवाल करने हैं यार, 3-4 सवाल तो निपटा दें आज आज, ताकि अपन इसको तो फ्री कर लें। यार भाई कर लियो यार, वो ईएलपी का तुम प्रिंट निकाल के खुद ही कर लेना, ऐसे निकम्मो निठल्लों की तरह बैठे हो तो तुम कैसे करोगे यार। नहीं भी निकालो तो फोन तो होगा ही सही, फोन से ही देख के रख सकते हो तुम। ये जवाब अच्छा नहीं लगा कि यार सर मिली नहीं ईएलपी ये सब, क्योंकि समय पे सवाल नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, फिर कितने अच्छे सवाल हम लिख लें, कुछ भी कर लें, कैसे ही समझ लें, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। गुड़ तो तुम हो भी नहीं। चलो बढ़े आगे। हाँ भाई। अबे यार, क्वेश्चन है भाई अपना कि अगर एक पुली इस प्रकार से है और पुली की जो आकृति है वो डिस्क है, एम मास आर त्रिज्या की,
और ये सपोर्ट है। इस प्रकार से यहाँ एक ब्लॉक है, ये 2m है, और यहाँ क्षैतिज में एक ब्लॉक है ऐसे। M2m, बिल्कुल। तो अपने को क्या बताना है, एक तो इन ब्लॉकों का, ये नीचे आ रहा होगा, ये क्षैतिज में आगे आ रहा होगा, एक तो त्वरण ए बताना है, एक यहाँ पर इस वाली रस्सी में तनाव T1, इस वाली रस्सी में तनाव T2, तो T1 और T2 बताना है। फॉर्मूले आपके पास हैं, बेहतर आप उनको यूज करें, तुरंत ए निकालें। सभी दुखों का निवारण है, मात्र ए निकाल लेना। पहले ए पर आंसर बता दें, क्योंकि काफी लोग ए में लुढ़कने वाले हैं। ए का आंसर नहीं, 4g/7। T1 कितना बेटे, और T2? बिल्कुल। देखो ध्यान से, हमारा आंसर जो आना चाहिए त्वरण एक के लिए, वो क्या आना चाहिए, क्या बोला हमने, 4g/7। कैसे, ध्यान से सुन लेना सब लोग, ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग इधर। त्वरण की जब हम बात करेंगे तो हमें यहां पर ये देखना है कि इस निकाय को चलाने वाले कुल बल कौन से हैं, कुल बाह्य बल। और आप देखेंगे यहां पर कि इस तरफ रस्सी द्वारा लगाया गया बल ये निकाय का आंतरिक बल है, T2 भी आंतरिक बल है। हम बात करते हैं बाह्य बलों की, तो बाह्य बलों में यहां पर इधर क्या लग रहा होगा, 2m, और बाह्य बलों में इधर क्या लग रहा होगा, mg। हाँ के ना, अरे सही है, नहीं है, क्योंकि वहां पर क्षैतिज में गुरुत्वीय बल काम नहीं करता, यानी इस पूरे निकाय को नीचे की तरफ खींच कर लाने में जो सक्षम बल है, जो उपलब्ध बल है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन है, 2mg। यानी यहां पर जो आप -m1g करते हैं, वो कब करते थे, जब ये ब्लॉक भी नीचे लटका होता था, गुरुत्वीय बल के कारण वो भी खुद पर बल महसूस कर रहा होता था। फिलहाल यहां कुछ भी नहीं लिखना है, समझे। इतना सा ही परिवर्तन था, वो मैंने आपको पहले ही सवाल में परिवर्तन समझाने की कोशिश की। हाँ, जब हम नीचे निकाय में कुल द्रव्यमानों की बात करेंगे तो कुल द्रव्यमानों में 2m आएगा, आएगा, बल नहीं है पर द्रव्यमान है, और साथ में I/R। क्या बोलते हो भाई लोग, तो यहां पर ये हो जाएगा 2mg।
जी बटे, और ये हो जाएगा 3m। तो यहां पर लिख देता हूं डिस्क का आई mr²/2/r², है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा m/2। ये 2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 7m। जोड़ के लिख देता हूं मैं सीधा सीधा 7m। तो ये आ जाएगा 4g/7। सही है। इसके बाद का काम आप खुद कर लेना, मैं बस आंसर बता देता हूं। T1 का कितना आया बेटा 4mg/7। T2 का 6mg/7। कैसे करना है वो सारी बातें हम कर चुके हैं, तसल्ली से आप आराम से करिएगा, सीखिएगा। ऐसे ही यहां पर क्या है बेटे, एक लिख लो, लिख लिया ये। तो इधर सवाल को सुनना, थोड़ा ठीक ठाक सा सवाल है ये ऐसे इस तरीके से यूं मान लो कि एक कोई भी धागा लपेटे हुए पतंग वाले डोर का वो गिर्री मान लो जैसे भी, या अपने सिलाई मशीन वाले जो छोटे छोटे गिट्टी आती है, पर वो गिट्टी से उतनी फील नहीं आएगी। ज्यादा बड़ा वाला इस तरीके से एक गिर्रा है जिसमें ढेर सारा ऐसे धागा लिपटा हुआ है। अब उस धागे को अपन ने उस गिर्रे को तो कर दिया ऐसा फिक्स यहाँ पर, है ना। ऐसे लकड़ी का स्टैंड होता है, कभी पतंग वगैरह उड़ाई हो तो 2-5 रुपए में डोरी खरीदी होगी आपने। तो यहाँ पर इस तरीके से फिक्स है, और उस डोरी में उसका सिर्फ एक सिरा फ्री होता है बेटा, उस डोरी का। उस फ्री सिरे को यहाँ पर ऐसे नीचे लटका हुआ है। अब मान लो यहाँ पर अपन ने कुछ वजन लटका दिया ऐसे, और आप जानते हैं इस वजन के कारण ये और ये, सही बात है, इसमें इस तरफ कुछ भी नहीं लटका है। अब आप कहेंगे कि सर अगर इधर इधर वजन है तो ये तो बहुत तेजी से जाएगा। नहीं भाई, तेजी से नहीं जाएगा। गिर्रे का भार होता है कि नहीं होता, बल लगाएंगे तब जाकर वो घूमेगा, हल्का फुल्का नहीं है बॉस। बल लगाएंगे, और बल कौन लगा रहा है, ये भार, इसके कारण ये घूम रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक तनाव आ रहा है, ये घूम रहा है। और यहाँ पर इसके घूमने, इसके भारी होने का यहाँ पर अपन ने मान लिया, इसका मास वगैरह देख लेते हैं एक बार। इसको तो 2m लिखा है, इसको m लिखा है, इसकी त्रिज्या r लिखी है, ठीक है। और अपने को यहाँ पर बताना है, और ये डिस्क है ना, ताकि अपने को वो आई बता पाने में थोड़ी सी मदद मिले। क्वेश्चन लिख लो आप, तो ताकि याद रह जाएगा। एक डिस्क डिस्क पर एक डिस्क पर एक डिस्क पर चित्रानुसार डोरी लिपटी हुई है। एक डिस्क पर चित्रानुसार डोरी लिपटी हुई है। वह डोरी के मुक्त सिरे पर वह डोरी के मुक्त सिरे पर 2m द्रव्यमान लटकाया गया है। वह डोरी के मुक्त सिरे पर 2m द्रव्यमान लटकाया गया है, जिसके कारण
शक्ति घूमती है, जिसके कारण शक्ति घूमती है तथा द्रव्यमान नीचे की ओर गतिशील होता है, तथा द्रव्यमान नीचे की ओर गतिशील होता है। तो ए तथा टी ज्ञात करो। ये पूरा चित्र बना लेना, इसका त्वरण ए और इस दूरी में तनाव टी, ये ज्ञात करो। ए कितना आया? 4g/5। बढ़िया, क्योंकि जब ए निकालेंगे तो बिल्कुल उसी परिस्थिति जैसे यहां पर इस तरफ कोई द्रव्यमान, इस तरफ कोई द्रव्यमान नहीं है, तो जो भी यहां पर इसको घुमाने का काम कर रहा होगा यही 2mg कर रहा होगा, डिवाइड बाय अब कुल द्रव्यमान। यहां पर इस तरफ तो कोई द्रव्यमान उस परिस्थिति जैसा भी नहीं है जिसको जोड़ना है, सिर्फ कुल द्रव्यमान के नाम पर 2m है और I/r² है। अब I/r² यहाँ कितना हो जाएगा डिस्क का? m/2 है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं इस पूरे की जगह? m/2। तो ये हो जाएगा 2 LCM 4, m से m कट जाएगा, 4g, 4 और 1 5, 4g/5। t वैसे आ जाएगा m बिलो इंटू जी करके कर लेना, g प्लस ए जी माइनस ए जी। टी मैं लिख देता हूँ, टी बराबर m बिलो अपना हो गया 2m, किधर की तरफ त्वरित है? नीचे, तो g माइनस ए, g माइनस और ए का मान 4g/5, 4g/5, g/5, 2mg/5। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं, और यहां से आपकी ELP 4 और 5 100% हो जानी चाहिए, है ना। और बढ़िया सवाल है, मतलब ऐसे हैं जिनसे हमें मतलब है। सवाल होने को बढ़िया तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर वो जिनकी लिमिट तक अपने को आना चाहिए, सारी वैरायटी, सारे पैटर्न, जितनी मिनिमम कैलकुलेशन चाहिए वो सब अपन ने उसमें इंक्लूड की है। सवाल है उसमें ठीक ठाक 12 15 15 दोनों में मिला के, तो आप कर कीजिएगा। अगला हेडिंग अपन लिखते हैं बल युग्म। क्या बोल रहा बेटा? तेरा टाइम हो गया? जल्दी जाइए, निकलिए। फोर्स कपल अपन इसको कहते हैं, सीधा लिख देता हूं भाई। चलिए
तो क्या होता है, पहले चले इसकी लाइनें लिख लेते हैं अपन, जो बातें हैं इसके स्टेटमेंट, क्योंकि उन पर कुछ सवाल जरूर बनते हैं फोर्स कपल में। सबसे पहला स्टेटमेंट अपन लिखेंगे, समान परिमाण, समान परिमाण व विपरीत दिशा, समान परिमाण व विपरीत दिशा में कार्यरत बलों का युग्म, समान परिमाण व विपरीत दिशा में कार्यरत बलों का युग्म, जिनकी क्रिया रेखाएं, जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न होती है, बल युग्म कहलाते हैं, बल युग्म कहलाते हैं। इनके कारण कुल बल जीरो, कुल बल जीरो होने पर, होने के कारण, इनके कारण कुल बल जीरो होने के कारण बिना स्थानांतरी गति के, बिना स्थानांतरी गति के, समझ रहे ना भाई, विपरीत दिशा में बल लग गए तो उस वस्तु पर कुल बल तो जीरो हो जाएंगे, और कुल बल जीरो हो जाएंगे तो स्थानांतरी गति नहीं होनी चाहिए वहां पर, और बिना स्थानांतरी गति के सिर्फ, सिर्फ घूर्णन उत्पन्न होता है, सिर्फ घूर्णन उत्पन्न होता है। इसका सिंपल फिगर अगर मैं बनाना चाहूं तो बस 1 मिनट ये देख लीजिए, जैसे यहां पर इस प्रकार से ये परिस्थिति है, एक छड़ है, ये केंद्र O है। पहला कि अगर मान लो मैंने यहां पर एक बल लगाया इधर F, समान परिमाण का एक बल लगाया इधर F, तो हमारी परिभाषा से आप चेक कीजिएगा कि यहां पर दोनों बल जो है वो विपरीत दिशा में है और समान परिमाण के हैं, पर इनके दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर संपाती हो रही है। तो जब हम O के सापेक्ष इसका बलाघूर्ण लिखेंगे तो इस दिशा में क्या आएगा, F इंटू L/2, आंखें ना। इसका जब बलाघूर्ण लिखेंगे तो क्या आएगा, F इंटू L/2 इस दिशा में। तो एक अगर यहां पर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो यहां पर कुल बल भी जीरो है और कुल बलाघूर्ण भी जीरो है। तो इस प्रकार से लग रहे बल बल युग्म नहीं कहलाते हैं। कैसे बल युग्म, बल कैसे बल युग्म के फॉर्म में लगने चाहिए कि यदि यहां पर ये F है और मान लो यहां पर ये F लगे, क्या दोनों बलों की दिशा विपरीत है, एक इधर और एक इधर, परिमाण बराबर है, और तीसरी लाइन क्या लिखी हुई है, क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न, तो इसकी क्रिया रेखा यहां, इसकी क्रिया रेखा यहां, तो अब ये परिस्थिति क्या बनाएगी, बल युग्म। क्योंकि इसके कारण क्या होगा, अगर मैं पूछूं इस छड़ पर कुल बल कितने हैं, जीरो, तो इसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना होगा, जीरो, यानी इस छड़ का द्रव्यमान केंद्र अपने को गति करता नजर, जबकि इस केंद्र के सापेक्ष ये घूर्णन गति करता नजर आएगा। ये बल युग्म है। क्यों, क्योंकि यहां पर टॉर्क कितना होगा, आप एफ नेट तो यहां पर जीरो ही पाएंगे, पर टॉर्क कितना होगा, तो इस केंद्र के सापेक्षी वाली दूरी L/2 कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। ये कैसे घुमा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज। अरे हाँ ना, इस सड़ पर, इस पेन पर निचले किनारे पर बल लगाओ, किधर जाएगा पेन, यू, इस पर उधर बल लगाओ, किधर आएगा, यू, दोनों क्या है, सेम दिशा, क्लॉकवाइज। तो यहां पर दोनों चीजों को F इंटू L/2 प्लस F इंटू L/2 कुल मिलाकर दोनों का F इंटू L दिशा, क्लॉकवाइज।
ठीक है बात, इसकी आगे बात है कल करेंगे। और मॉड्यूल भी एक बार दिखा दें, मैंने ईएलपी 4 और 5 के लिए बोला है, और प्लीज भाई कर लेना, सही रहेगा मुद्दा। एक्सरसाइज 1 में हमने कहां तक दिया था, 52 तक ना। ठीक है, एक्सरसाइज 1 में ठीक है उतना ही। हाँ, क्या? अरे वो कर लेंगे बात। थैंक यू।